जय हिंद, जय भारत। वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा घेरा जा रहा है, जो कि सरासर एक प्रोपोगंडा है। तो आज बात करेंगे रोज़गार जनरेशन की, बात करेंगे गति शक्ति मास्टर प्लान की, जो कि देश की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया। बात करेंगे इसके अंदर निर्धारित लक्ष्यों की और अन्य कार्यों की। आप सभी लोग स्वयं निर्णय करें कि इसके अंदर कितना रोज़गार जनरेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो बात यह करते हैं कि ये है क्या। जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, यह एक डिजिटल मंच है। इसके अंदर देश के जो 16 मंत्रालय, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मंत्रालय हैं, वो सभी मिलकर एक कैबिनेट सचिव लेवल के अधिकारी के सुपरविजन के नीचे काम करेंगे। जितने भी 16 स्वतंत्र मंत्रालय के 16 सचिव हैं, वो सभी काम करेंगे एक कैबिनेट सचिव के अंडर कमांड में, उनके सुपरविजन में काम करेंगे। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है देश के विकास में सबसे आधारभूत चीज़ जो होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना इस मास्टर प्लान का उद्देश्य है। अपने नाम के अनुरूप ही ये मास्टर प्लान ही साबित होने वाला है भारत के लिए। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन आया था 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में, लेकिन उसके बाद में भारत के अंदर उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चाइना ग्लोबलाइजेशन का लाभ उठाते हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसने ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से, और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, जबकि भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मजबूत नहीं किया गया। इससे सीधा फायदा चाइना को पहुँचा। जो इन्वेस्टर यहाँ आने थे, उनके राह में रोड़े उत्पन्न करने वाले प्रावधान रखे गए, तो वो भारत में ना करके चाइना भाग गए। तो दूसरी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कार्यकाल की। इस प्रोजेक्ट के कार्यकाल को इसी सरकार के कार्यकाल का निर्धारण किया गया है, मतलब इसके सभी लक्ष्यों को इसी सरकार के कार्यकाल के अंदर ही पूरा किया जाएगा। तो इस मास्टर प्लान का जो सबसे हाईलाइटेड टास्क है, वो है रक्षा क्षेत्र में सरकार का 1,75,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का लक्ष्य। अगर ऐसा करने में सरकार सफल होती है तो इसे भारत की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक लंबी छलांग माना जाएगा। इसके अंतर्गत यूपी के डिफेंस कॉरिडोर, मतलब अलीगढ़ टर्मिनल जो है उसको, और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और बाकी की प्रोग्रामिंग पूरी की जाएगी, ताकि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत कई कदम आगे बढ़ सके और इस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल कर सके। उसके बाद में बात करते हैं अन्य प्रोजेक्ट की, जो इस मास्टर प्लान में कवर किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी 25,000 एकड़ क्षेत्र में। समझें आप लोग कि कितना बड़ा ये टास्क है। उसके बाद में 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग समूह का स्थापना किया जाएगा। 109 फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। 90 टेक्सटाइल निर्माण समूह की स्थापना की जाएगी, मेगा पार्क बनाए जाएंगे। उसके बाद में करते हैं बात सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो होता है गवर्नमेंट के लिए, माल ढुलाई होता है। तो उसके अंतर्गत रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी को 1600 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसके साथ ही नदियों द्वारा जो ढुलाई होती है या अन्य साधनों से ढुलाई होती है, उनके ऊपर भी विकास कार्य को प्रत्यारोपित किया जाएगा। माल ढुलाई के क्षेत्र में दिल्ली टू मुंबई और मुंबई टू कोलकाता एक डेडिकेटेड कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिस पर सिर्फ माल गाड़ियां ही चलेंगी, माल ढुलाई करने वाली गाड़ियां ही चलेंगी। और 2024-25 तक 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट
हेलीपैड, एयरड्रम का निर्माण किया जाएगा। ये सब चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। चाइना ने अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत किया, भारत से बाद में आज़ाद हुआ चाइना, और भारत से बहुत आगे चला गया, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी या जो गवर्नमेंटें आ रही थी उनकी नीतियाँ सही नहीं थी। इन्वेस्टर्स को बुलाने में असफल रहे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में असफल रहे, इसीलिए ऐसा हुआ। अभी ये गवर्नमेंट ध्यान दे रही है इन सभी चीज़ों के ऊपर। इनसे रोज़गार जनरेशन कितना होगा, इस चीज़ का निर्णय आप लोग स्वयं ही करें। और ढुलाई के ही क्षेत्र में भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, इकोनॉमिक जोन, रेलवे, उड़ान, जितने भी ढुलाई के साधन हैं, इनको सभी को आपस में रोड कनेक्टिविटी देना इस गति शक्ति प्लान के अंदर शामिल किया गया है। अभी बात करते हैं सीमावर्ती और तटवर्ती इलाकों के अंदर 5,590 किलोमीटर हाईवेज अथॉरिटी के द्वारा 4 या 6 लेन रोड का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में NHA द्वारा 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ ही ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, उनकी सभी राजधानियों को 4 या 6 लेन द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जितना बॉर्डर एरिया है उसके अंदर भी ऑलरेडी BRO लगा हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा पूरा 4 या 6 लेन। उसके बाद में बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हॉस्पिटल, लैब, यूनिवर्सिटी, जितनी भी आपस की ज़रूरी वाली चीज़ें हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। 35,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर गैस पाइपलाइन बिछाया जाएगा, डायरेक्ट सप्लाई दी जाएगी गैस की। तो ये थे प्रमुख बिंदु गति शक्ति मास्टर प्लान के। इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल का ही निर्धारण किया है इसको पूरा करने के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस गवर्नमेंट की मंशा साफ है। जैसे पहली गवर्नमेंटों में मंशा थी कि हम फिर आएंगे, फिर खाएंगे, खाने वाला ही प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, समझने वाली बात यह है, इस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा घेरा जा रहा है बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर के, जो कि प्रोपेगेंडा मात्र है। जब यह गवर्नमेंट ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना के ला रही है, जो पॉइंट, जो टास्क इस मास्टर प्लान के अंदर निर्धारित किए गए हैं, यदि इतने ही टास्क यह गवर्नमेंट पूर्ण करने में सक्षम रही तो निश्चित है कि भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगा जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चाइना हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ, लेकिन चाइना कहाँ पे बैठा हुआ है और हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग बहुत पीछे हैं। चाइना इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन के ऊपर चल रही है, हम लोग अभी 600 के अंदर बैठे हैं, वो 3000 है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर बैठी सरकारों ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार नहीं किया, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई कार्य किया नहीं इन्होंने। जो इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते थे, बहुत बड़ी मार्केट है भारत, जो इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते थे उनकी सहूलियत के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार किए नहीं इन्होंने। तो सभी जितने इन्वेस्टर थे वो सभी चाइना भाग गए। इस गवर्नमेंट के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं वो मात्र प्रोपेगेंडा मात्र ही है, उनमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। किसी भी देश के निर्माण में जागरूक नागरिक जो होते हैं वही आधार होते हैं। हम सभी को जागरूक बनने की ज़रूरत है। मैं कोई मीडिया का आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सपोर्टर हूँ जो बैठी हुई गवर्नमेंट है उसकी सही नीतियों का। और ये स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि इस गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं
जो इस गवर्नमेंट की मंशा है वो बिल्कुल साफ है। इस गवर्नमेंट की मंशा है देश का विकास हो, आखिरी लाभार्थी तक लाभ पहुँचे और कंप्लीटली लाभ पहुँचे। यह नहीं कि ऊपर से भेजा 1 रुपया, राहुल गांधी जी खुद बोलते थे नीचे जा रहा है 25 पैसे, ऐसे नहीं है। इन्होंने जितना भी प्रोग्रामिंग किया है इस बैठी गवर्नमेंट ने, एकदम ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है। तो मेरी सभी व्यूअर्स से प्रार्थना है, जो जागरूक व्यूअर्स हैं उनसे सभी से प्रार्थना है कि जागरूक हों, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में सहायक बने, क्योंकि देश का विकास जागरूक नागरिकों से ही होता है। प्रोपेगेंडे में फ़र्क समझें। राष्ट्रवादी सरकारों का चुनाव हो जो राष्ट्र का हित करें, राष्ट्र का हित होगा तो जनता का अपने आप हित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।